Welcome to the department. I'm going to continue with the same topic, or better to say the same chapter, that is democracy. Under democracy, I'm going to discuss today the evolution of democracy. आज मैं लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र का क्रमिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। जो हम आज कल जो लोकतंत्र का रूप देख रहे हैं वो अचानक या प्रारंभ में ऐसा नहीं था। ये जो लोकतंत्र का जो आधुनिक रूप है, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट वी आर सीइंग टुडे इज नॉट वन डे फेनोमेना. इट हैज टेकन ईयर्स टू बी लाइक दिस. जो आज हम लोकतंत्र का आधुनिक रूप देखते हैं कि एक दिन की घटना नहीं है, इस रूप में आने में वर्षों लग गया। जैसा कि अगर बात करें कि प्रारंभ में जो डेमोक्रेसी था, उस डेमोक्रेसी को समझने में आप एक चीज जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी की शुरुआत, लोकतंत्र की शुरुआत को हम हमेशा एंशिएंट ग्रीक से जोड़ते हैं, प्राचीन यूनान से जोड़ते हैं, और वहां से जोड़ते जोड़ते अभी जो लोकतंत्र का जो मॉडर्न फॉर्म है वहां तक इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ. हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी सिंस एंशिएंट ग्रीस टिल टुडे हैज इवॉल्व, दैट इज गोइंग टू बी क्लियर्ड और एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो लेक्चर. तो अब बात करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे बढ़ा. एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है सीबी मैकफर्सन. सीबी मैकफर्सन अपने बुक द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी में कहते हैं कि 18वीं शताब्दी तक काफी हद तक जो लोकतंत्र का जो स्वरूप रहा था, जो कहते थे लोकतंत्र, स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो वेस्टर्न ट्रेडिशन में, वो गैर लोकतांत्रिक था. इसका कहने का तात्पर्य है कि जो लोग राजनीतिक प्रक्रिया में, पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग ले रहे थे, भाग लेने वाले के बीच के अंदर जो प्रोसेस था वो लोकतांत्रिक था, लेकिन समाज और किसी राष्ट्र राज्य में मौजूद और रहने वाले अन्य निवासियों को उसमें शामिल नहीं किया गया था. चाहे उसका क्राइटेरिया बहुत सारा हो सकता है कि आप टैक्स पे करते हैं या नहीं, whether you are paying the tax or not, where you are paying the revenue or not, these are the criteria. ये एक पैमाना तय किया गया था जिसके आधार पे आप लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, सो कॉल्ड लोकतांत्रिक, कहने के लिए लोकतंत्र, क्योंकि जो गरीब लोग थे, जो टैक्स नहीं पे कर सकते थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो इसको पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं मानते हैं. सो सीबी मैकफर्सन said that the system of democracy which have been existed till the 18th century in the Western world were non-democratic, and reason were that all the population residing in a geographical area in a democratic setup, or better to say in a nation state, have not been included. Means उनका मानना है कि एक राष्ट्र राज्य के अंदर, राष्ट्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर मौजूद सभी लोगों को उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया गया. यही कारण है कि वो लोकतंत्र नहीं था. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे अब बात करते हैं कि सिटी स्टेट बोलते हैं एंशिएंट ग्रीस आता है. तो एंशिएंट ग्रीस की बात करते हैं तो अभी एंशिएंट ग्रीस 4वीं शताब्दी बीसी में वहां लोकतंत्र का एक नमूना था. स्पेशली अगर बात करें तो, विशेष रूप से बात करें तो एथेंस. तो वहां जो लोकतंत्र का प्रकार था, जो स्वरूप था, जो रूप था, वो भी पूर्ण, उसको लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता. जैसा कि मैंने अभी बताया कि उस राष्ट्र राज्य में मौजूद, या नगर राज्य, अगर हम एथेंस की बात करें तो नगर राज्य में मौजूद सभी व्यक्तियों को
लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं थी। कौन कौन लोग उसके हिस्सेदार नहीं थे? तो महिलाएं, वहां मौजूद विदेशी और गुलाम, मतलब स्लेव्स आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो वहां के राजनीतिक व्यवस्था के पार्ट नहीं थे। इसलिए हम एंशियंट ग्रीस में मौजूद नगर राज्य में जो लोकतंत्र का रूप था उसको भी हम लोकतांत्रिक नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार जो प्राचीन यूनान में, प्राचीन ग्रीस में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था, जिसको हम वहाँ का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट इज व्हाट, जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, वो नाम मात्र का लोकतंत्र था। क्यों? क्योंकि कहने के लिए मीन्स 10% आबादी, उस नगर राज्य के 10% नागरिक ही एक्टिव पॉलिटिक्स में सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी करते थे। अब प्लेटो और अरस्तु जो डेमोक्रेसी को एक अलग व्यू में देखते हैं, उनका मानना है, वो डरते थे कि जो डेमोक्रेसी और ये जो मतलब वहाँ चल रहा है, जो एंशियंट ग्रीक के बहुत सारे सिटी स्टेट में जो लोकतंत्र का जो माहौल है, वो आगे जाके एक भीड़ तंत्र में ना परिवर्तित हो जाए। मीन्स प्लेटो एंड हिज डिसाइपल were afraid of the situation and felt that the existing democracy in this city state may degenerate into mob rule. प्लेटो और अरस्तु शंका करते थे कि वहाँ इन नगर राज्यों में मौजूद लोकतांत्रिक रूप, राज्यों का जो लोकतांत्रिक रूप है वो भीड़ तंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा प्लेटो चाहते थे कि किसी राष्ट्र राज्य का जो कमान है वो कुछ इंटेलेक्चुअल्स, कुछ बुद्धिजीवी के हाथ में रहे। वो बुद्धिजीवी कौन थे? तो जैसे कि वो एक फिलोसफर किंग की बात करते हैं, एक दार्शनिक राजा की बात करते हैं, उसके हाथ में होना चाहिए। और अरस्तु उनसे थोड़ा सा अलग मत रखते हैं, और वो किसी भी एक व्यक्ति, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी दार्शनिक हो, उसको अनियंत्रित शक्ति देने के पक्ष में नहीं थे। मीन्स एरिस्टोटल वॉज नेवर इन द फेवर ऑफ एनी सच philosopher king. Let the philosopher king having much knowledge about the society and politics, but unrestricted power cannot be given to any intellectual. ऐसा बोला जाता है कि 6ठी शताब्दी BC, मतलब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में भी, जिसको महाजनपद बोलते हैं, वहाँ गणराज्य, वहाँ लोकतांत्रिक संघ, गण और पंचायती व्यवस्था, पंचायत प्रणाली मौजूद था। मतलब वहाँ भी एक लोकतंत्र का एक रूप देखा गया था। In ancient India, during 6th century BC, it has been said that some forms of democratic system has prevailed in India, like Sangha, Gana और पंचायत systems. तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोकतंत्र का रूप है जो धीरे धीरे वो कैसे उसका क्रमिक रूप से स्टेप बाय स्टेप उसका इवोल्यूशन हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। अब आगे बात करेंगे कि और भी एक रूप है जो रोम, बोला जाता है कि जो प्राचीन रोम में जो गणराज्य थे वहाँ चुनाव होते थे, लेकिन प्राचीन ग्रीस और यूनान में, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ की महिलाओं, दास और जो बहुत आबादी में जो विदेशी रहते थे, उनको चुनाव में भागीदारी का अवसर नहीं था। दे हैव नॉट बीन गिवन, स्पेशली द फीमेल्स, स्लेव्स एंड in large number the aliens who were residing in such city state have not been given the political power, the power to participate in political process. इस प्रकार
आगे बढ़ते हैं तो अभी हम प्राचीन युग तक थे, एंशियंट पीरियड तक थे, तब हम लोकतंत्र का स्वरूप देखें समझे। अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मिडिल एज, मध्य युग में। तो मध्य युग में फिर जब हम बढ़ते हैं तो फिर कुछ लोकतंत्र के कुछ नमूने दिखते हैं, जैसे कि बंगाल में गोपाला का चुनाव, फिर उसी के बाद जो बोलते हैं पोलिस लिथुआना, जिसको बोल सकते पोलिस लिथुआनियन कॉमनवेल्थ, और जापान में जो ऑटोनॉमस मर्चेंट सिटी है, जो 6th सेंचुरी एडी, मतलब हम मध्य युग के आसपास पहुंच चुके हैं। वहां इनके चुनाव के लिए आबादी के कुछ हिस्से पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेके, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करके इनका चुनाव करते थे। तो ये भी मुख्य रूप से एक पूर्ण लोकतंत्र का नमूना नहीं है। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि एंशियंट ग्रीस से मध्य युग आते आते, मिडिल एज आते आते लोकतंत्र का जो क्रमिक विकास हो रहा है। Means participation was often restricted to a minority, and so this may be better classified as oligarchy. इस प्रकार अगर देखें तो ये पता चलता है कि यहाँ आबादी के कुछ हिस्सा ही भाग ले रहा है, और इसको अगर एक टेक्निकली बोला जाए तो ये इसको हम ओलिगार्ची बोल सकते हैं। और जहां तक बात है इसके प्रसार, लोकतंत्र के प्रसार में वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चात्य ट्रेडिशन में, पाश्चात्य क्षेत्रों में, वहां जो धर्म था क्रिश्चियनिटी, और इंडिया में मोनार्की लोकतंत्र के प्रसार में बाधक बना। मध्यकाल के मतलब मिडिल एज के अंत तक आता है। बाय द एंड ऑफ मिडिल एज, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ मैग्ना कार्टा in 1215, a landmark has been set in England. According to the Magna Carta 1215, provisions of restriction on the powers of kings were made. अगर देखा जाए तो ये जो मैग्ना कार्टा जो 1215 में आया, उसमें वहाँ के जो इंग्लैंड का जो राजा होता था उसकी शक्तियों पे, उसके शक्तियों पे नियंत्रण लगाने के लिए, उसके शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए मैग्ना कार्टा में कुछ प्रावधानों का समावेश किया गया। तो ये जो पीरियड था, तब से लोकतंत्र को लिखित रूप में एक मतलब एक दस्तावेज के रूप में, जैसे मैग्ना कार्टा को वहाँ के इंग्लैंड के पार्लियामेंट, इंग्लैंड के संसद के अंतर्गत एक दस्तावेज के रूप में देखा जाता है, जिसके आधार पे और उस समय से इंग्लैंड में मौजूद मोनार्की, राजतंत्र और राजतंत्र के राजा के शक्तियों को धीरे धीरे कम होना शुरू देखा जा सकता है। और उसके बाद अगर देखा जाए, तो 1780 तक इंग्लैंड के पार्लियामेंट में मात्र 3% लोग, मतलब आबादी के 3% लोग ही वोट देकर वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के जो संसद के जो मेंबर हैं, उनको चुनते थे। इससे ये पता चलता है जो उस समय का 1780 तक का भी जो लोकतंत्र था, मिला जुला के सीमित था, कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा था। यही कारण है कि पहला लाइन में जिसमें मैंने बताया कि सीवी मैकफर्सन बताते हैं कि 18वीं शताब्दी तक का जो लोकतंत्र, जिसको हम लोकतंत्र बोल रहे हैं, वो पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं था, क्योंकि उसमें गिने चुने लोग, 3 से 10% लोग ही भागीदारी निभाते थे, मतलब पॉलिटिकली दे आर एक्टिव ओनली। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मॉडर्न पीरियड की तरफ।
when we move towards modern period, then there are three movements. There are three historical movements that separates the period from the earlier Middle Age. And these three movements are Renaissance, Reformation and Enlightenment movements of यूरोप. ये जो तीन आंदोलन थे जो यूरोप में हुआ, जैसा कि पहला आप जानते हैं पुनर्जागरण, धर्म सुधार और प्रबोधन आंदोलन, जिसको एनलाइटमेंट मूवमेंट भी कहते हैं. ये तीन आंदोलन पिछले जो समय है, पिछले जो काल है, इसको मिडिल युग या मिडिल एज या मध्य युग कहते हैं, उससे इसको अलग करते हैं. और उसके बाद ही जो अभी हम क्लासिकल डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसको क्लासिकल डेमोक्रेसी का लिबरलिज्म मतलब उदारवाद के विचारधारा के द्वारा इसका क्रमिक विकास होना शुरू हुआ. मीन्स अब से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र का रूप है, वो बदलना शुरू है, क्योंकि ये मॉडर्न फेज में हम इंटर कर चुके हैं. By the end of 17th century, liberalism had come out. Liberalism is an ideology which is based on individuality. And according to liberalism, individual is the basic and primary unit of democracy. 17वीं शताब्दी के अंत तक लोकतंत्र का लिबरलिज्म अर्थात उदारवाद का उद्भव हुआ. और उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिवाद में विश्वास करता है. जिस उदारवाद व्यक्ति को लोकतंत्र का मुख्य यूनिट मानता है, मुख्य इकाई मानता है. मीन्स लोकतंत्र में व्यक्ति ही सब कुछ है. और आगे बढ़ते बढ़ते 18वीं शताब्दी के अंत तक ये लिबरलिज्म के द्वारा, उदारवाद के द्वारा, जो व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्ति के स्वायत्तता में विश्वास करती है, जो इंडिविजुअल के ऑटोनोमी में विश्वास करता है और व्यक्ति के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करता है. इस विचारधारा को लेके, इस उदारवादी विचारधारा को लेके 18वीं शताब्दी तक जो लोकतंत्र का शास्त्रीय स्वरूप है, क्लासिकल फॉर्म है, उसके रूप में इसका उद्भव का क्रमिक विकास का सिलसिला आगे चलते गया. और आगे चलकर इसके बाद क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, शास्त्रीय लोकतांत्रिक सिद्धांत के बाद या शास्त्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद इसके विरोध में अन्य समकालीन विचारधारा आया, जिसमें से प्रमुख आप बोल सकते हैं इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. तो ये जो इसके विरोध में, मतलब जो क्लासिकल डेमोक्रेसी है, इसके विरोध में अन्य लोकतंत्र के सिद्धांत का उद्भव हुआ. मीन्स I mean to say here is that till 18th century liberalism has played an important role in the development of classical democracy, and later on in years to come and till today the contemporary theory of democracy came into picture, and that has nothing but again the process of evolution of democracy is going on. मेरा कहने का मतलब ये है कि 18वीं शताब्दी तक शास्त्रीय लोकतंत्र का उद्भव हो चुका, और उसके बाद के काल 19वीं 20वीं शताब्दी, इसको हम मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी, सबसे अच्छा शब्द होगा कंटेम्प्रेरी, समकालीन लोकतंत्र के सिद्धांतों का निर्माण हुआ. और ये जो लोकतंत्र के जो उद्भव, क्रमिक उद्भव का जो प्रक्रिया है, वो अभी भी जारी है और वो जारी रहेगा. अगले वीडियो लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ क्लासिकल डेमोक्रेसी
और अन्य थ्योरी की चर्चा करेंगे।